सो हेलो ऑल, कल हमने ऐसे 200 के बारे में एक मैंने वीडियो अपलोड किया था विच इज़ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे। अभी हम नेक्स्ट ऐसे की तरफ जाएंगे विदाउट टाइम वेस्ट। अगर आपको वो सब वीडियोस अच्छे लग रहे तो ज़रूर मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, यही मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है ये सब वीडियोज़ बनाने के लिए। एडिटिंग में खासकर ज़्यादा टाइम जाता है। तो नेक्स्ट टाइम है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट ऐसे इज़ द ऐसे 230 विच इज़ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अभी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के ऐसे के अंदर हमको क्या क्या देखना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द नेचर एंड पर्पस ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का नेचर क्या है, क्या रहना चाहिए और उसका पर्पस क्या है। नेक्स्ट थिंग इज़ द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट। फॉर्म क्या रहेगा, कंटेंट क्या रहेगा और कितने एक्सटेंट तक उसको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को रखना ये है। और ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को अफेक्ट करते हैं सॉरी। फिर नेक्स्ट थिंग इज़ द वर्किंग पेपर्स। वर्किंग पेपर्स हमको क्या क्या करना है, वर्किंग पेपर्स किस तरीके से रखने हैं वगैरह। एंड लास्ट इज़ द ऑडिट कंप्लीशन मेमोरेंडम। ये 5 चीज़ें हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर देखेंगे। छोटा ऐसे है तो फटाफट हम कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द नेचर एंड पर्पस ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का नेचर क्या रहना चाहिए एंड पर्पस क्या रहना चाहिए। तो 2 पर्पस है हमारे पास में, एक है स्पेसिफिक पर्पस एंड सेकंड इज़ द एडिशनल पर्पस। तो कल हमने देखा था व्हाट इज़ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर इज़ 2 पर्पस देखे थे हमने। एक तो हमको जो सेकंड है वो मैं पहले बोल देता हूँ कि कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे ऐसे के हिसाब से, ऐसे में जो भी रिलेवेंट है उसके हिसाब से हमको कंडक्ट करना है। फिर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वॉज क्या था हमारा ऑब्जेक्टिव, कि हमको एक रीजनेबल एश्योरेंस देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड, ठीक है। और रिपोर्ट करना है उस हिसाब से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन और मटेरियल एस्पेक्ट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द AFRF। तो ये 2 हमने देखे थे। एक तो हमको रीजनेबल एश्योरेंस देना था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है, एंड देन सेकंड हमको देना था कि कंडक्ट करना था ऐसे के अकॉर्डेंस में। तो यही हमको दिखाता है, स्पेसिफिक पर्पस क्या दिखाता है कि एक हमको एविडेंस दे रहा है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कि ऑडिटर ने जो भी कंक्लूजन्स रीच किए अबाउट द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो भी उसने कंक्लूजन रीच किया, जो भी ओपिनियन उसने दिया रहेगा, उसके लिए जो भी कंक्लूजन रीच किया है वो कंक्लूजन बराबर से किया कि नहीं किया, इसके लिए वो एविडेंस है। एंड सेकंड थिंग मीन्स जो भी कंक्लूजन रीच किया उसके रिगार्ड्स में वो एविडेंस है कि इसने किस तरीके से उस कंक्लूजन को रीच किया। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि ऑडिट जो भी प्लान किया था और परफॉर्म किया था वो ऐसे के हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ। तो बेसिस ऑफ कंक्लूजन ऑफ ओपिनियन एंड सेकंड इज द ऑडिट ऐसे के हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ। तो ये स्पेसिफिक पर्पस हमको याद रखना है जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव ही था। फिर नेक्स्ट थिंग इज द एडिशनल पर्पस। एडिशनल पर्पस क्या क्या है, तो इसको याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ। असिस्टिंग, एनेबलिंग एंड रिटेनिंग। 3 टुकड़ों में मैंने तोड़ा, असिस्टिंग, एनेबलिंग, रिटेनिंग। अब इसको याद कैसे रखोगे, असिस्टिंग एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म, असिस्टिंग मेंबर्स टू परफॉर्म DSR, assisting engagement team to plan and perform, assisting members to perform DSR, enable them to be accountable, enable to be accountable, enable to conduct IC, enable to conduct IC, enable to conduct external inspection and retaining records for significance for future। वापस से फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, assisting engagement team to plan and perform, assisting members to perform DSR, enabling to conduct IC, enable to be accountable, enable to conduct एक्सटर्नल इंस्पेक्शन एंड रिटेनिंग रिकॉर्ड्स फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ फ्यूचर। एक टोन या गाने के फॉर्मेट में आपको याद रखना है। अभी इसका मतलब हम जानते हैं। सबसे पहले ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या करता है, आपको किस तरीके से प्लान करना है और ऑडिट को परफॉर्म करना है ये अच्छी तरीके से करने के लिए असिस्ट करता है आपके एंगेजमेंट टीम को। आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से करोगे तो आपको पहले से ही समझेगा कि किस तरीके से आप प्लानिंग करोगे, किस तरीके से आप परफॉर्म करोगे, ये आपको देखना है। फिर DSR क्या है, DSR इज द डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। जो भी डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू करना है पूरे के पूरे ऑडिट का, इसके लिए आपको असिस्ट करेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो ये हो गई 2 चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट इज द एनेबलिंग टू बी अकाउंटेबल, एनेबल टू कंडक्ट IC एंड एनेबल टू कंडक्ट एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। सो इसके अंदर में आपको जो भी इंटरनल कंट्रोल रिव्यू है वो करने के लिए आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करेगा। फिर जो भी एंगेजमेंट टीम है उसको अकाउंटेबल डिसाइड करने के लिए हेल्प होगा। अगर आपने सेव किया है वो फाइल
प्रिस्पेक्टिव फोल्डर में और आपका नाम उधर है, किसने रिव्यू परफॉर्म किया, किसने रिव्यू किया, दोनों क्या करते हैं, आर्काइव करने में साइन करते हैं। अगर आप बिग फोर्स में अपने आप देखा रहेगा तो ये दोनों ही केस में आप वो बंदे को पकड़ सकते हो, इस बंदे की वजह से ऐसा हुआ, तो ये अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। सबको पता है कि वो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होगा तो कल चल के कुछ झोल निकला तो मेरे पे आएगा, क्योंकि वो एरिया रिस्पेक्टिव एरिया मैंने देखा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि एनेबल टू कंडक्ट द एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। बहुत बार क्या होता है, पीयर रिव्यू होता है, क्वालिटी रिव्यू होता है, देन नफरा का भी रिव्यू हो सकता है। ऐसे अलग अलग रिव्यूज़ के लिए आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा बिग फोर्स के अंदर में एक सॉफ्टवेयर रहते हैं जिसके अंदर रिस्पेक्टिव उतने कंप्लीशन टाइम के अंदर ही वो फाइल्स आर्काइव हो जाती है, फिर कोई भी उसको ओपन नहीं कर सकता है। और अगर उस फाइल्स को किसी ने एडिट किया तो दिख जाता है किसने एडिट किया। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा कि वो ऑडिट जो भी हुआ है उस टाइम पे फाइल्स प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट की थी कि नहीं की थी, उसका लॉग मिल जाएगा। तो ये तीन चीज़ें हमने देखी, एक इंटरनल रिव्यू, एक हमने देखा अकाउंटेबल आपको पकड़ सकता है, एंड नेक्स्ट इज कंडक्ट इंस्पेक्शन एंड रिटेनिंग। ठीक है, तो रिटेनिंग रिकॉर्ड्स फॉर सिग्निफिकेंस फॉर फ्यूचर ऑडिट। अभी समझो बहुत बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टाइम तो भी हमको फाइल्स बनानी पड़ती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से अगर अगले बार आपको रिकरिंग ऑडिट मिल जाता है तो उस केस में आपको क्या करना है, जस्ट पिछले साल की फाइल कॉपी पेस्ट करनी है और देखना है क्या क्या प्रोसेसेस परफॉर्म की, और फिर से वही फाइल्स को आप आगे यूज कर सकते हो। ये अगले ऑडिट्स के लिए आपके पास सिग्निफिकेंस है, या फिर पिछले सालों में कुछ प्रोविजन क्रिएट की थी जो आगे कंटिन्यू हो रही है, तो आपके ऑडिट के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो दैट वॉज द सेकेंड पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट के पास में हम जाते हैं, इज द व्हाट इज द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फॉर्म क्या रहेगा, एक्सटेंट क्या रहेगा, एंड कंटेंट क्या रहेगा डॉक्यूमेंटेशन का। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अभी इसको याद रखने का तरीका देखो, ये ऐसे थोड़ा सा कुछ ऐसे रहते हैं कि जो बोरिंग रहते हैं, जिसमें याद करना ज़्यादा है रदर देन कंसेप्ट। जहाँ पे कंसेप्ट रहेगी उसमें हम ज़्यादा टाइम डालेंगे, बट जहाँ पे याद करना ज़्यादा है, बस समझ के याद कर लेना है, तो यहाँ पे हम याद करेंगे। तो ये था फॉर्म, कंटेक्स्ट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो इसको याद कैसे रखोगे, एनटीई ऑफ एपी, हु परफॉर्म, हु रिव्यूड, हु परफॉर्म, हु रिव्यूड, एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, हु परफॉर्म, हु रिव्यूड, ऐसे आपको याद रखना है। तो एनटीई ऑफ एपी, तो नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म टू कंप्लाई विद एसे ऑडिटर शाल रिकॉर्ड। एक सबसे पहले ऑडिटर ने क्या रिकॉर्ड करना चाहिए, किसने परफॉर्म किया ऑडिट, फिर किसने रिव्यू किया। तो जिसने परफॉर्म किया तो डेट ऑफ कंप्लीशन लिख कब कंप्लीट हुआ, और जिसने रिव्यू किया तो डेट ऑफ रिव्यू लिख कब हुआ। तो सिंपली हमने क्या बोला था कि नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट आपका क्या क्या था, नेचर आपने ऑडिट कैसे परफॉर्म किया, टाइमिंग क्या था, एक्सटेंट क्या था। इसके लिए ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए आप क्या करो, 4 चीज़ें रिकॉर्ड करो। सबसे पहले किसने परफॉर्म किया उसका कंप्लीशन का डेट लिखो, और किसने रिव्यू किया उसका रिव्यू का डेट लिखो। तो दिस व्हाट द 4 चीज। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द ऑडिट प्रोसीजर। कौन से ऑडिट एविडेंसेस आपको मिले, कौन से कंक्लूजन्स आपने रीच किए। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट था कि डिस्कशंस ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर विद TCWG, और अगर कोई इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है तो उनको एड्रेस किस तरीके से आपने किया। अभी इसको कैसे याद रखोगे, सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, फर्स्ट पॉइंट वाज द व्हाट इज द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर के लिए आप क्या करो, किसने परफॉर्म किया, किसने रिव्यू किया, फिर जो परफॉर्म किया उसका कंप्लीशन का डेट क्या था, रिव्यू किया उसका रिव्यू का डेट क्या था। फिर जिसने परफॉर्म किया तो उसको परफॉर्म करते टाइम पे कुछ ऑडिट एविडेंसेस मिले होंगे, और उस ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स रीच किए होंगे कि ये वर्किंग प्रॉपर है, नहीं है, कैसी है। दोस्तों, तो ये ऑडिट प्रोसीजर कैसी है उसके रिगार्डिंग में उन्होंने कंक्लूजन्स रीच किए होंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है, जैसे ही कंक्लूजन्स रीच किए तो उसके केस में कुछ मैटर्स ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको मैटर्स सिग्निफिकेंट लगे होंगे कि चलो प्रोविजन, सर आपने बोला होगा, आप ऑडिटर हो, आप गए क्लाइंट के पास में, आपने क्लाइंट को बोला कि प्रोविजन 20 करोड़ से मुझे ज़्यादा लग रही है, आपके पास में कुछ सपोर्टिंग ही नहीं है। तो ये सिग्निफिकेंट मैटर हो गया एक तरीके से, आपने TCWG के साथ में ये चेक कर लिया, तो आपको वो भी देखना है। फिर कुछ इंफॉर्मेशन रह सकती है कि जो इनकंसिस्टेंट है बाकी की, जैसे आपने क्या देखा कि आप एनुअल रिपोर्ट में एक छाप रहे हो, लेकिन एनुअल रिपोर्ट फाइनेंशियल्स में एक पिक्चर दिख रहा है, लेकिन एनुअल रिपोर्ट के अंदर कुछ अलग ही पिक्चर दिख रहा है। तो इस केस में अगर इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट दिख रही है तो ऑडिटर क्या कर सकता है, TCWG के साथ में डिस्कस कर सकता है। तो दैट वाज द पॉइंट। और फिर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर ऑडिटर जजमेंट रिक्वायर्ड द डिपार्चर फ्रॉम द एसे। अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ऐसा हो जाता है कि ऑडिटर एसेस को कंप्लाई नहीं कर पाता है तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट करना चाहिए।
और अगर ऑडिटर को कुछ नई या एडिशनल प्रोसीजर्स आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट करनी पड़ी तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट करना है। तो फिर से एक बार इसको समराइज करता हूँ, थोड़ा सा थेरोटिकल नेचर है इसका, इसलिए बोरिंग रख सकता है। तो व्हाट इज द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट, इसका आंसर आपको लिखते टाइम पे आपको लिखना है कि सबसे पहले नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लिखते हुए ऑडिटर तू क्या कर, किसने ऑडिट परफॉर्म किया और किसने रिव्यू किया उसका नाम लिख के रख। परफॉर्म किया तो कंप्लीट कब किया और रिव्यू किया तो उसका रिव्यू का डेट तू लिख। यहाँ तक हम आ गए। फिर ऐसे टाइम पे हमको क्या लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट हमको लिखना है कि कौन से अगर परफॉर्म किया है तो कौन से ऑडिट एविडेंसेस तुमको मिले, तुम ऑडिट एविडेंसेस के बारे में लिखो। कौन से कंक्लूजन्स तुमने रीच किए ये ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हुए, तो उन कंक्लूजन्स के बारे में तुम लिखो। और कंक्लूजन्स रीच करते टाइम पे तुमको लगा कि कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स ऐसे थे कि जिनको टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करना है, तो उसके बारे में तुम लिखो। फिर आपको समझा कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी थी जो बाकी इंफॉर्मेशन के साथ में इनकंसिस्टेंट है, तो उस इनकंसिस्टेंसीज के बारे में आपको कैसे आपने एड्रेस किया वो भी लिखो। इतना सब करने के बाद भी ऐसा हो गया कि आप कुछ एसेट्स को कंप्लाई नहीं कर पाए, तो उसके बारे में भी लिखो कि क्यों नहीं कंप्लाई कर पाए, उसको भी डॉक्यूमेंट करके रखो। एंड द लास्ट पॉइंट, अगर आपने कुछ नई प्रोसीजर्स या एडिशनल प्रोसीजर्स लगाई है आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो उसके बारे में भी आप लिख के रखो। तो दिस वॉज द ओवरऑल सेकंड क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास में 3, इसको याद रखने का तरीका, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नेचर ऑफ आरएमएम, सिग्निफिकेंस ऑफ एई, ऑडिट मेथोडोलॉजी, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन एंड नीड टू डॉक्यूमेंट। इसको इस तरीके से गाने में याद रखना है। फिर से एक बार, size and complexity of entity, nature of audit procedure, nature of risk identified, size and complexity of entity, nature of audit procedure, nature of risk identified, significance of AE, audit methodology, nature to and extent of exception, need to document conclusion। एक गाने के फॉर्म में आप इसको याद रखो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, ऐसी कौन सी चीजें हो सकती है जिससे फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले आपकी साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी कैसी है, आपकी साइज छोटी है या फिर बिजनेस कॉम्प्लेक्स नहीं है, ज़्यादा सिंपल बिजनेस है, माल आता है माल जाता है, तो ऐसे केस में डॉक्यूमेंटेशन उतना ज़्यादा आपको रखने का जरूरत नहीं पड़ सकता है, राइट। फॉर्म कैसे रखना है, एक्सटेंट कैसे रखना है, या फिर उसका कंटेंट कैसे रखना है, ये चीज़ों को किससे डिसाइड होगा कि बिजनेस कितना बड़ा है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है। सेकेंड चीज़, आपने कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स उस पर्टिकुलर एंटिटी के अंदर लगाई है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। फिर कौन सी रिस्क आपको उसके अंदर में आइडेंटिफाइड हुई, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। फिर है जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड हुआ उसका सिग्निफिकेंस कैसा था और ओपिनियन कैसा था, और कौन से ऑडिट मेथोडोलॉजी से आपने उसको ऑब्टेन किया। फिर अगर कुछ एक्सेप्शन मिलता है तो उसका नेचर और एक्सटेंट लिखो कि कैसे एक्सेप्शन मिला, और जो कंक्लूजन हुआ वो कंक्लूजन को डॉक्यूमेंट करो, और उसका एजम्पशन भी लिखो कि उस कंक्लूजन को रीच करने के लिए आपने क्या लिखा। तो इसको भी एक चार्ट फॉर्मेट में हम बिठा लेते हैं। सबसे पहले आप देखो एंटिटी का साइज क्या है एंड एंटिटी की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है बिजनेस ऑपरेशन की। आपने वो देखा तो आपने क्या किया, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाए, तो आपने अलग अलग ऑडिट प्रोसीजर्स उसके अंदर में लगाए। ये ऑडिट प्रोसीजर लगा के सबसे पहले आपने क्या किया, रिस्क आइडेंटिफाई की, राइट। जैसे ही रिस्क आइडेंटिफाई की उसके बाद में आपने क्या किया, ऑडिट मेथोडोलॉजी लगाई। ऑडिट मेथोडोलॉजी से आपने क्या किया, ऑडिट एविडेंसेस गैदर किए। ऑडिट एविडेंसेस गैदर करते टाइम ने फिर आपने क्या किया, आपको कुछ एक्सेप्शंस मिले होंगे तो उनको डॉक्यूमेंट करो, उसका नेचर एंड एक्सटेंट क्या था, और साथ में आपने कुछ ओपिनियन या कंक्लूजन्स आपने रीच किए होंगे तो उसके आप क्या करो, उसका बेसिस लिखो और एजम्पशंस लिखो। फिर से एक बार, सबसे पहले देखो बिजनेस की साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सेकंड थिंग देखो कि ऑडिट प्रोसीजर्स आपको कौन सी लगानी है। ऑडिट प्रोसीजर आपने लगाई रिस्क आइडेंटिफिकेशन की, तो रिस्क आइडेंटिफाई हुई तो आपने ऑडिट मेथोडोलॉजी लगाई और टूल लगाए। उसके बाद में आपको समझो ऑडिट एविडेंसेस मिले, ऑडिट एविडेंस जैसे ही मिले तो आपने क्या किया, एक्सेप्शंस को आइडेंटिफाई किया एंड साथ ही साथ में कंक्लूजन्स को रीच किया। एक्सेप्शंस को आइडेंटिफाई किया है तो नेचर एक्सटेंट लिखो, कंक्लूजन्स को रीच किया है तो बेसिस एंड एजम्पशंस लिखो। तो आप इधर गाने के फॉर्मेट में उसको याद रख लो या फिर चार्ट फॉर्मेट में, एक सीक्वेंस फॉर्मेट में उसको याद रख लो, इट्स अपॉन यू। दोनों ही तरीके मैंने दोनों ही इस क्वेश्चन में बता दिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में वर्किंग पेपर्स। अब जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो पेपर पे भी हो सकता है
इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है और अदर तरीके से भी हो सकता है, राइट। पेपर पे भी रखो, फिजिकली भी हो सकता है, कुछ स्टॉक शीट्स है वगैरह है वो फिजिकल रह सकती है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन भी रह सकता है, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह या कुछ किसी भी फॉर्मेट में, मीडिया डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में भी वो हो सकता है। इसके अंदर में क्या हो सकता है कि आपका ऑडिट प्रोग्राम था, राइट, फिर आपका ऑडिट का एनालिसिस कैसे था, फिर कुछ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिए, कुछ भी हो सकता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ऑडिट प्रोग्राम, देन ऑडिट एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें। हर एक ऐसे के अंदर में लगभग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। तो वो सारे ऐसे जो बोल रहा है वो सारा का सारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनेगा, प्लस एडिशनल चीज़ें भी पार्ट बनेगी, एडिशनल प्रोसीजर्स। और ये जो है ये सब्स्टिट्यूट नहीं है एंटिटी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए। आपको रिकॉर्ड्स तो रखने ही है, प्लस साथ ही साथ में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी रखना है, तो इसको आप सब्स्टिट्यूट नहीं बोल सकते हो। तो फिर से 3 चीज़ें वर्किंग पेपर्स के बारे में हमको याद रखनी है। सबसे पहले वर्किंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में भी पेपर, इलेक्ट्रॉनिक और इन मीडिया फॉर्मेट। इट कैन बी द ऑडिट का जो भी आपका क्या था प्रोग्राम था, प्लस ऑडिट का एनालिसिस था, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रह सकते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन रह सकते हैं, और एसएस ने जो रिक्वायरमेंट बोली है वो सब रह सकती है। और ये क्या है, रिप्लेसमेंट नहीं है या फिर ये सब्स्टिट्यूट नहीं है एंटिटी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए। तो दिस वर द 4 क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द ऑडिट कंप्लीशन मेमोरेंडम। अभी इसको पढ़ लेता हूँ, फिर याद करने का तरीका बताता हूँ। ऑडिटर में कंसिडर इट हेल्पफुल टू प्रिपेयर एंड रिटेन एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ऑडिट कंप्लीशन मेमोरेंडम को ऑडिटर क्या समझ सकता है कि प्रिपेयर करके या रिटेन करके रख सकता है एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या कर सकता है, एक समरी जिसको हम कंप्लीशन मेमोरेंडम भी बोलते हैं, दैट डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड हाउ दे वर एड्रेस। ऑडिटर क्या कर सकता है, एज अ प्रिपेयर और रिटेन कर सकता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बना के, किसको, समरी को, जो कि क्या बताएगी कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स ऑडिट के ड्यूरिंग में थे और कैसे कैसे तरीके से आपने उनको एड्रेस किया। और दैट इंक्लूड्स द क्रॉस रेफरेंस ऑफ अदर रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन दैट प्रोवाइड सच ए रेफरेंस। या फिर एक आप रेफरेंस वहाँ पे डाल दो, या तो पूरी इंफॉर्मेशन डाल दो, या फिर इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी है तो एक आप क्रॉस रेफरेंस डाल दो ऐसी जगह का या फिर ऐसे डॉक्यूमेंटेशन का जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन रखी हुई है। इसको बोलते हैं हम ऑडिट कंप्लीशन मेमोरेंडम। सच ए समरी may facilitate the effective and efficient reviews and inspection of audit documentation। समरी आपने बता दी, सिग्निफिकेंट मैटर्स बता दिए, तो सामने वाला बंदा आएगा, वो ऑडिट कंप्लीशन मेमोरेंडम देखेगा, उसको फेस पे ही दिख गया कि कौन से इंपॉर्टेंट मैटर्स थे, और उसको क्या कर देगा, इंस्पेक्शन उस हिसाब से कर सकता है, तो उसका टाइम बचेगा और इफिशिएंटली इफेक्टिवली वो रिव्यू कर पाएगा। दिस वॉज द रिव्यू। तो मीन्स रिव्यू करते टाइम पे भी क्या किया है कि नीचे की टीम ने क्या किया, वो सब लिख के रखा है, तो एक जगह पे वो बंदा पढ़ के, ऊपर वाला पार्टनर पढ़ के क्या करेगा, रिव्यू कर पाएगा, इंस्पेक्ट कर पाएगा और डिसीजन दे पाएगा। फर्दर द प्रिपरेशन ऑफ सच समरीज में असिस्ट द ऑडिटर कंसिडरेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर। तो सिग्निफिकेंट मैटर्स को कंसिडर करने के लिए वो हेल्प करेगा। इट में ऑल्सो हेल्प द ऑडिटर टू कंसिडर वेदर देर इज एनी इंडिविजुअल रिलेवेंट ऐसे ऑब्जेक्टिव दैट ऑडिटर हैज नॉट मेट or is unable to meet that will prevent the auditor from achieving the overall objective। इस समरी से क्या आपको क्या समझ जाएगा, जो सिग्निफिकेंट मैटर्स थे उस सिग्निफिकेंट मैटर्स से ऑडिटर को समझेगा कि क्या एक्शन लेनी है, और उसी से उसको समझेगा कि अरे ये ऐसे तो ऐसा बोल रहा था, बट इस सिग्निफिकेंट मैटर की वजह से ऐसा हो रहा है कि हम ऐसे को अचीव नहीं कर पाएंगे, तो मैनेजमेंट को बोलेंगे इस सिग्निफिकेंट मैटर को एड्रेस कर, नहीं तो मेरा ऐसे का नॉन कंप्लायंस हो जाएगा और मुझे रिपोर्ट को क्वालिफाई या फिर अप्रोप्रिएट ओपिनियन देना पड़ेगा, मैं रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दे पाऊंगा। तो दैट वॉज द थिंग। तो हमको इसको याद कैसे रखना है, तो पहली चीज़ में तो पहले चार्ट फॉर्मेट में जैसे हमने ऊपर देखा उसको फिर से याद करते हैं। सबसे पहले हमने बोला ऑडिटर क्या कर सकता है, रिटेन कर सकता है या फिर प्रिपेयर कर सकता है एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। किस चीज़ को, एक तो ऐसी समरी बना दो जिसके अंदर आपने सिग्निफिकेंट मैटर्स जो कि आपको आइडेंटिफाई हुए थे और आपने उसको कैसे एड्रेस किया ड्यूरिंग द ऑडिट वो लिखो, या फिर आप क्या कर दो, एक क्रॉस रेफरेंस डाल दो उसी समरी के अंदर में उस जगह का या उस डॉक्यूमेंटेशन का जिसके अंदर में वो सिग्निफिकेंट मैटर्स डॉक्यूमेंटेड है या फिर उनकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये समरी क्या करेगी, आपको इफिशिएंट एंड इफेक्टिव रिव्यू के लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की या फिर ऑडिट की हेल्प करेगी, और साथ ही साथ में आपको इससे समझेगा कि सिग्निफिकेंट मैटर्स को किस तरीके से एड्रेस करना है, और साथ ही आपको ये भी समझेगा कि कोई इंडिविजुअल ऐसे का ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हम अचीव तो नहीं कर पा रहे हैं क्या इस वजह से, तो ये हमको समझेगा। तो
इसको गाने के फॉर्मेट में कैसे याद रखना है, दोनों तरीके से मैं बताऊंगा। ऐसे एसेज में जो कि थ्योरेटिकल रहते हैं प्योरली, गाने के फॉर्मेट में जिसको सूट होता है वो वैसे कर लो, जिसको चार्ट फॉर्मेट में याद होता है या फिर कंसेप्चुअल फॉर्मेट में याद होता है वैसे कर लो। पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, हाउ दे आइडेंटिफाइड, हाउ दे एड्रेस, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट रिव्यू, कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, अनएबल टू अचीव। पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, हाउ दे आइडेंटिफाइड एंड हाउ दे एड्रेस, efficient and effective review, consideration of significant matter, unable to achieve individual essay objective. So this was the गाने के फॉर्मेट में। तो ये था हमारा essay 230। एक जैसे कि मैं सारे ही वीडियोस के अंदर कर रहा हूँ, लास्ट में जाके एक पूरी रिवीजन 2 या 3 मिनट में मैं पूरी कराता हूँ। तो इस essay की भी मैं रिवीजन फटाफट करा देता हूँ। तो सबसे पहले व्हाट वाज द नेचर एंड पर्पस ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रिव्यू रहेगा, फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन रहेगा। द नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, इसके अंदर हमने देखा 2 स्पेसिफिक पर्पस एंड देन द एडिशनल पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस के अंदर हमने देखा कि जो हमारा एसे 200 का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था वही हमने अचीव किया कि नहीं किया, इसके लिए वो एविडेंसेस बन जाएगा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड है कि नहीं है, एंड देन फाइनेंशियल्स आर एएफआरएफ के हिसाब से प्रिपेयर्ड है कि नहीं है, इसका हमको रीजनेबल एश्योरेंस देना है। इसके लिए जो ऑडिटर ने ओपिनियन पे ऊपर रीच किया, वो ओपिनियन कैसे रीच किया, उसके बेसिस के लिए ऑडिट एविडेंस ये बनेगा, और साथ ही साथ में ऑडिटर ने सारे एसेस को प्रॉपर तरीके से अचीव किया कि नहीं किया वो भी हमको दिख जाएगा। फिर एडिशनल पर्पस हमने देखा था, एडिशनल पर्पस के लिए हमको गाना याद रखना था या फिर 3 टुकड़ों में तोड़ना था। असिस्टिंग एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म, असिस्टिंग मेंबर्स टू परफॉर्म DSR, enable to be accountable, enable to conduct IC, enable to conduct the external inspection, retaining records for significance of future. Next point is the form, content, extent of audit documentation. So NTE of AP, who perform, who reviewed, NTE of AP, who perform, who reviewed. NTE of AP में हमको क्या देखना था, किसने परफॉर्म किया है उसका डेट ऑफ कंप्लीशन लिख, किसने रिव्यू किया उसका डेट ऑफ रिव्यू लिख। फिर हमने चार्ट फॉर्मेट में इसको याद रख लिया था, जिसने भी चार्ट फॉर्मेट में इसको याद रखा था, सबसे पहले हमने क्या देखा कि किसने परफॉर्म किया, किसने रिव्यू किया। जिसने परफॉर्म किया उसको क्या मिला रहेगा, ऑडिट एविडेंसेस मिला रहेगा। उस ऑडिट एविडेंसेस के बेसिस पे उसने कंक्लूजन रीच किया रहेगा। कंक्लूजन रीच करके जो सिग्निफिकेंट मैटर्स हुए उनको TCW के साथ डिस्कस किया रहेगा, और साथ ही साथ में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट रहेगी उसको कैसे एड्रेस किया रहेगा। इतने होने के बावजूद भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में क्या हो सकता है, एसएस से अगर डिपार्चर हुआ है तो वो लिख, और साथ ही साथ में नेक्स्ट पॉइंट कोई नई या एडिशनल प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म किए तो वो लिख। नेक्स्ट पॉइंट पे हम गए, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट ऑफ audit documentation, size and complexity of entity, nature of audit procedure, nature of risk identified, significance of AE, audit methodology, nature and extent of exception, need to document conclusion। तो सबसे पहले साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी देखो, फिर उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओ। ऑडिट प्रोसीजर कौन सी लगाओगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल पाए, रिस्क आइडेंटिफाई हो पाए, ऐसी प्रोसीजर लगाओगे जिससे आप क्या कर दोगे, फिर आपको ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे। आप ऑडिट एविडेंसेस कैसे मिलेंगे, तो ऑडिट मेथोडोलॉजी से मिलेंगे। फिर आपको देखना है कि कोई एक्सेप्शन मिले है क्या, तो उनका नेचर एक्सटेंट लिखो, और आपको देखना है कि कोई ओपिनियन आपने दी है या फिर कंक्लूजन रीच किया है उसका बेसिस एंड एजम्पशंस लिखो। आपने नेक्स्ट पॉइंट देखा हमने कि वर्किंग पेपर्स। वर्किंग पेपर्स के अंदर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है, और अदर मीडिया फॉर्मेट में भी वो हो सकता है, और ऐसे केस में ऑडिट एनालिसिस, ऑडिट प्रोग्राम और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है, और ये सब्स्टिट्यूट नहीं है एंटिटी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए। एंड देन लास्ट पॉइंट हमने देखा ऑडिट कंप्लीशन मेमोरेंडम। हमने बोला ऑडिटर क्या कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है या रिटेन कर सकता है उसके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एक ऐसी समरी जो कि क्या हमको बताए सिग्निफिकेंट मैटर्स जो हमको ऑडिट के बीच में मिले और उनको हमने कैसे एड्रेस किया, या फिर एक क्रॉस रेफरेंस उस चीज़ का दे दो। ये आपको 3 चीज़ों के लिए हेल्प करेगी। सबसे पहले आपको हेल्प करेगी इफिशिएंट एंड इफेक्टिव रिव्यू के लिए, आपको हेल्प करेगी सिग्निफिकेंट मैटर्स के ऊपर अच्छे से ध्यान देने के लिए, आपको हेल्प करेगी कि भैया कोई इंडिविजुअल ऐसे का ऑब्जेक्टिव हमने अचीव करने से भूल तो नहीं गए है ना। तो पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, हाउ दे आइडेंटिफाइड एंड हाउ दे एड्रेस, effective efficient of review and inspection, consideration of significant matter, unable to achieve individual essay objective. So thank you so much friends, this was the essay 230 audit documentation. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर है 8484941155। अच्छा लगता है, मैं मेहनत ले रहा हूँ आप लोगों के लिए भी, तो आप अगर अप्रिशिएट करते हो तो अच्छा लगता है, किसी का मैसेज आता है तो। और आप सब्सक्राइब भी कीजिए यूट्यूब, ज़रूर अगर अच्छा लगे तो ही करना, वरना मत करना। तो थैंक यू सो मच। बाकी के एसेस की वीडियोस भी जल्दी हम हमारे चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे।